हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये 7th क्लास की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। और कई अलग अलग जब हम एनसीईआरटी की बुक देखते हैं ना, उनके अंदर चैप्टर ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार। तो ये कई बुक के अंदर ये वाला जो चैप्टर है, ये 10th चैप्टर दे रखा है। पहले 8 चैप्टर ईश्वर से अनुराग तक, ये 8 चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने शुरू करना था हमारा 9th चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है ना, 8वीं शताब्दी में आए राजनीतिक गठन, अगर ये हम प्रॉपर बुक देखें एनसीईआरटी की साइट के ऊपर, तो ये ऐसे कहीं पे 8th दे रखा है, कहीं पे 9th दे रखा है, लेकिन ये चैप्टर है 10th नंबर का। और एक और बीच में चैप्टर रह गया, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वो चैप्टर हम इसके बाद करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है 18वीं शताब्दी में आए नए राजनीतिक गठन, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंदर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बेसिक चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन मेन पॉइंट को हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो देखो, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटेन सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। अब जैसे इसके अंदर देखो हमें देखने को मिल रही है कि ये हैदराबाद का है, ये मराठों का राजपूत सिख राज्य है, अवध का मालवा का क्षेत्र है, और ये बंगाल का क्षेत्र है। कि मुगल साम्राज्य की ये बाहरी बाउंड्री दे रखी है, कहाँ कहाँ तक मुगल जो थे उनका साम्राज्य फैला हुआ था। अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बताया। यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। 1761 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था, सदाशिवराव भाऊ हार गया था। और जब पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर सदाशिवराव हारा, तो उसके साथ ही मराठे भी हार चुके थे, और ये मराठों का हमेशा के लिए अंत हो चुका था। इसमें जो पानीपत के युद्ध के द्वारा जब मराठे हार चुके थे, ठीक है, मराठे हार चुके थे, उसके बाद में ये सारी चीजें भी खत्म हो गई थी। एक पॉइंट और हमें पता है देखने को मिलता है इसमें, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये 1761 के अंदर हुआ था, जिसके बाद में जब सदाशिवराव हारा तो मराठों का हमेशा के लिए अंत हो गया था, मराठों का पतन हो गया था। और ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, ये काला अम्ब नाम का एक स्थान है पानीपत हरियाणा के अंदर, वहां पर ये युद्ध हुआ था। काला अम्ब नाम का स्थान है, क्या नाम है? काला अम्ब नाम का स्थान है। कहां पर है ये? हरियाणा के अंदर है। हरियाणा का भी कौन सा क्षेत्र है ये? पानीपत वाला, जो पानीपत जिला है उसके अंदर हमें ये देखने को मिला है। हरियाणा का भी कौन सा जिला है? तो हरियाणा का भी पानीपत जिले के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, काला अम्ब नाम का स्थान, जहां पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी तीसरी लड़ाई? 1761 के अंदर ये लड़ाई हुई थी। और पहली जो है 1526 के अंदर हुई, दूसरी 1556 के अंदर हुई थी, और जो ये थर्ड है ये 1761 के अंदर हुई थी। ठीक है, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए जो संकट की स्थिति क्या है। मुगल साम्राज्य, देखो क्या है इसमें, मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार से पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार से खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था।
औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। फौजदारी दीवानी मामला वो होता है जो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कोई उसका संपत्ति का मामला है, उनके बीच में कोई पानी का विवाद है, ये जो मामले होते हैं ये होते हैं दीवानी मामले। और फौजदारी प्रकार के मामले वो होते हैं जो कानून की दृष्टि से जो काम गलत है, गैर कानूनी है, उसे फौजदारी मामला माना जाता है। जैसे कि विधवा जो शिशु हत्या करना है, सती प्रथा है, तो ये कानूनी रूप से, बाल विवाह ये कानूनी रूप से मतलब गलत है, अवैध है, कानूनी रूप से गैर कानूनी चीजें हैं ये, तो उन्हें हम फौजदारी मामलों के अंदर रखते हैं। कई बच्चे जो होते हैं उनको ये कंफ्यूजन होती है कि दीवानी मामलों के अंदर कैसे केस आते हैं, फौजदारी मामलों में कैसे केस आते हैं। तो दीवानी मामलों में वो केस आते हैं जो हमारी घर संपत्ति से संबंधित केस होते हैं, वो दीवानी मामले होती हैं। और अगर ऐसा कोई केस है जो कि कानून की दृष्टि से हमारे संविधान के अनुसार देखें तो वो चीज गलत है, अवैध चीज है, तो उसे हम फौजदारी मामला बोलते हैं। आपको अभी ये मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दीवानी मामले क्या होती है और फौजदारी मामले क्या होती है। अगर कोई भी जैसे ऊंची पोस्ट है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, या कोई सांसद होता है, कोई न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, या फिर इस प्रकार की जो ऊंची ऊंची पोस्ट होती हैं, उनके अंदर भी पता है क्या कंडीशन होती है कि इन व्यक्तियों को किसी भी दीवानी मामले के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अपने कार्यकाल के दौरान, या फिर कोई वो स्तर की मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन अगर फौजदारी मामला होता है इनके ऊपर, फौजदारी मामला होने की कंडीशन में 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी संभव है। ठीक है ना। तो अगर कोई निवारक निरोध नजरबंदी का अधिनियम है उसके तहत भी इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर कोई फौजदारी मामला आ जाता है तो उसके लिए भी इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर दीवानी मामला है तो इन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। समझ में आ गया ना। हिरासत जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है दंडात्मक हिरासत, एक होती है निवारक निरोध हिरासत। दंडात्मक हिरासत वो होती है जैसे किसी काम ने चोरी की, चोरी के लिए उसको 2 साल की सजा सुनाई गई, उसने काम दंड किया, यानी कि कोई गलत काम किया, उसके ऊपर उसको पुनिशमेंट दी गई थी। और निवारक निरोध हिरासत होती है जो कि किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये व्यक्ति किसी आतंकवादी गुट से संबंधित है, या ये भारत की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसको ये हानि पहुंचाने का काम कर रहा है, भारत की जो पर्सनल जानकारी ये किसी विदेशों के साथ में साझा कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है, उसका अभी तक जुल्म हमें नहीं पता है उसने वो काम किया है या नहीं काम किया, वो अभी निर्दोष है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक शक के आधार पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निवारक निरोध हिरासत कहा जाता है। ठीक है, निवारक नजरबंदी कहा जाता है। दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते हैं। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मांग में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह, कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों से भार के विरुद्ध किए गए, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से वे धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों को स्थानीय सरदार व अन्य समूहों के हाथों में आ रही, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इस बदलाव को रोक नहीं सके थे। यानी ये इनकी कंडीशन बताई है। मैंने एक दो टॉपिक भी एक्स्ट्रा जो पॉलिटी के हैं वो भी आज आपको अच्छे ढंग से 2 टॉपिक समझा दिए, दीवानी और फौजदारी मामले का, दंडात्मक हिरासत और नजरबंदी क्या होती है। ठीक है, अब ये कहता है भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक बार नीचे देखो
इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले आया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद ही अफगान शासक अहमद शाह दिल्ली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तर भारत के ऊपर आक्रमण करके लूटमाट मचाई थी। उस टाइम जो आक्रमण करते थे ना, उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, ठीक है। और सबसे ज्यादा उन्होंने अपने आक्रमण का केंद्र बनाया मंदिरों को, क्योंकि उस टाइम मंदिरों के अंदर बहुत ज्यादा धन था, सोना चांदी हीरे ज्वारात, बहुत ज्यादा मंदिरों के पास काफी धन संपदा थी। आम लोगों के पास इतने धन संपदा नहीं थी, इसलिए उनके आक्रमण का जो मेन पॉइंट होता था ना, वो मंदिरों को ही वो अपना पॉइंट आउट करते थे। अब ये देखो इसके अंदर क्या बताया यहाँ पर कि भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक ऐतिहासिक लेखक ने साम्राज्य के द्वितीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसंदाय और निर्धन हो गए थे। उनके किसान वर्ग में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि सवै किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो जाता है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है। वे अपनी सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे 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 चलते हैं, उनको वो पैसा कहाँ से देंगे। यानी कि इसके अंदर ये बताया मालिक और जो जमींदार होते थे, ठीक है, उनके बारे में बताया कि वो कैसे धन संपदा का यूज कर रहे थे, और जो उनके यहाँ पर काम करने वाले हैं उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी, या ना ही उनकी कोई किसी कंडीशन के अंदर सुधार था। ये चीजें बता रखी हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर एक नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण के बारे में बता रखा है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रक्षेपों ने किया। इसमें से एक ने मुगल कोष में जिस तरह से धन लूटा गया था उसका वर्णन किया है, ठीक है। इसने बताया है कि उन्होंने कैसे कैसे धन लूटा। क्या बताया देखो, 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले आए, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। एक अत्यंत वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वे बड़े दर्दनाक हालत में आ चुके थे, क्योंकि उनका सारा धन लूट कर ले गए थे, ठीक है। अभी वो काफी बुरी कंडीशन के अंदर आ चुके हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। यानी कि पहले लोग उनसे डर कर दूर हटते थे, आज उनकी कंडीशन देखो कैसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो गरीब बन चुके हैं, अभी उनके पास में कुछ नहीं है। पहले वो बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे, अब उनके पास में धन नहीं है, तो उन सेनाओं का वो रख रखाव कैसे कर सकते हैं, इसलिए उनकी ये ऐसी कंडीशन हुई। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब वे नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वे बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर दिया था। देखो कि कैसे, यानी कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार के हालात थे और उन्होंने कैसा विध्वंस कर दिया था, आक्रमण मतलब करके। लूट धन जितना भी था वो लूट के चले गए थे, सारा कुछ नहीं बचा था पीछे। साम्राज्य पर अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। अभिजात के भिन्न भिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उन्हें और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी जो तुर्क मूल के थे, काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इसमें से एक या दूसरे
समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फरुख शिखर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई थी और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह अहमद द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ में बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध और बंगाल के हैदराबाद। अवध बंगाल और हैदराबाद को उन्होंने अपनी शक्ति का मेन पॉइंट बना लिया था। आज जो है हमने काफी अच्छा डिस्कस किया क्लास में, आपको कुछ और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। हमारी क्लासेस जब पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम ना ये सीटेट का एग्जाम होने के बाद हम जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू करेंगे, जो मेन रूप से हम बुक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट पॉलिटिकल साइंस की किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है, उस तरीके से हम हमारी पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि बार बार हमें मतलब ना देखना पड़े, क्योंकि जो चीजें हैं पॉलिटी है वो सभी में सेम ही आ रही है, एक ही पॉलिटी है वही पूछी जा रही है बदल बदल के हर एग्जाम के अंदर। तो हमारा क्या है, एक बार ही पॉलिटी को तैयार कर लो। ज्योग्राफी है, एक बार तैयार कर लो, हर एक एग्जाम में वही ज्योग्राफी पूछी जा रही है। ज्योग्राफी तो चेंज नहीं हो रही ना, एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। इसीलिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक बार करने से भी अच्छे ढंग से हो जाती है, इसलिए हमें एक बार करना है लेकिन अच्छे ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी ढंग से समझ में आई है तो ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। और साथ ही एक कमेंट करना, मैंने आपको वो बता दिया था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ, किनके बीच में हुआ था। आप पहला और दूसरा युद्ध मैंने आपको ईयर तो बता दिया, 1526 और 1556 के अंदर हुआ था पानीपत के अंदर, लेकिन आप ये बताना किन के बीच में हुआ था और दोनों युद्ध के अंदर कौन विजयी रहा था। अगर फिर भी आपने कमेंट नहीं किया तो कल मैं आंसर इसका बता दूंगी आपको कि क्या आंसर है और कैसे। ये पानीपत का युद्ध जो है ना काफी आया हुआ है, कर्नाटक का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, मैसूर का युद्ध है, आंगल मैसूर युद्ध है, और ये मतलब कई युद्ध हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। हम हिस्ट्री की क्लासेस भी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर शुरू करेंगे जल्दी, शायद हमारा सीटेट एग्जाम, अब एनसीईआरटी बेस है ये एग्जाम, तो इसके बाद ही शुरू करने का टाइम होगा। अभी तो फिर इसकी सीटेट क्लासेस जो है वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, बने रहिए।